सुप्रीम कोर्ट की कल की सुनवाई के बाद एक बार दर्शकों को वो भी सुनवाते हैं। ये बड़ी जानकारी दे सबसे पहले एफआईआर दर्ज होने पर डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह का बयान सामने आया। मुझे अभी तक एफआईआर की कॉपी नहीं मिली है, एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ही कुछ मैं बोलूंगा, ये बात उन्होंने कही। एफआईआर की कॉपी मिलने के बाद ही कुछ बोला जा सकता है, ये बात बृजभूषण कहते नजर आए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कल आदेश दिए दिल्ली पुलिस को, एफआईआर हुई और एफआईआर होने के बाद तो इसी बीच उत्तर प्रदेश के गोंडा में सीधे आपको ले चलते हैं, जहां पर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष बृजभूषण की तरफ से। सुनिए। इससे पहले बयान भी सामने आया कि कहते नजर आए कि अभी तक एफआईआर की कॉपी मुझे नहीं मिली है, जैसे ही मिल जाएगी उसके बाद ही मैं कुछ बोलूंगा, उससे पहले कुछ कहा नहीं जा सकता। शायद इसी प्रकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है बृजभूषण शरण सिंह की तरफ से, और उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस अहम भी क्योंकि जो जानकारी उनकी तरफ से दी जाएगी उस पर भी अहम नजरें पूरे मीडिया कर्मियों की बनी हुई हैं। देखा जाए कि ये धरना शुरू हो गया। अब देखिए, बहुत अच्छा सवाल आपने किया। ये कहते हैं कि मुझे कुश्ती को बचाना है, इसलिए हम इस धरने पर बैठे हैं। हमारे देश को एशिया चैंपियनशिप जूनियर अलॉट थी, आपने पत्र लिख लिख करके उसको कैंसिल करवा दिया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। दूसरा, ओपन नेशनल टूर्नामेंट हो रहा था, उसको इन्होंने रद्द करवाया, एक काम ये उन्होंने कुश्ती को करके बचाया। महिलाओं का कैंप चल रहा था, बच्चियां आ चुकी थी, उनको कैंप छोड़ करके भागना पड़ा और वो आज तक कैंप नहीं लग पाया, ये इन्होंने कुश्ती को बचाया। और जब ओवरसाइट कमेटी बनी थी तो उसमें 3 सप्ताह का समय दिया गया था, 3 सप्ताह के बजाय मैंने 3 महीने तक वेट किया, और जब ओवरसाइट कमेटी समाप्त हो गई, उसने अपना कार्यकाल समाप्त किया, क्योंकि हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था, हमारी फेडरेशन को भंग नहीं किया गया था। जब ओवरसाइट कमेटी ने अपने आप को ये हो गया कि अब ओवरसाइट कमेटी नहीं है, तो चूंकि देश में जैसे इस समय एशिया चैंपियनशिप होना है, फिर वर्ल्ड चैंपियनशिप होना है, हमारे यहाँ खेल रुका हुआ है, कोई नेशनल नहीं हो रहा है, कोई ओपन नेशनल नहीं हो रहा है। तो जब नेशनल नहीं होगा, अब जैसे कैडेट है, अगर कैडेट का नेशनल नहीं होगा, अंडर 15 का नेशनल नहीं होगा, तो एशिया जाने के लिए टीम कैसे बनेगी? एक प्रक्रिया है ये कि पहले हमको कराना पड़ेगा। हमारी फेडरेशन भंग नहीं थी, हमने जो है इस खेल को करवाया। अब ये खेल को करवाया तो हमने भाई हरियाणा के खिलाड़ी लड़े, बहुत बड़ी संख्या में लड़े, बच्चे मेडल लेकर के गए। मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैंने कोई मेडल सेरेमनी नहीं की, मैं कभी अखाड़े पर नहीं गया, मैं जो है बैठ करके अपनी कुश्ती को देखता रहा। कुश्ती देखने का अधिकार मुझको भी है। हरियाणा की कई बच्चियां मेरे पास आईं कि सर मुझे फ़ोटो लेना है। हमने कहा बेटा आज फ़ोटो खिंचाओगे और कल इसी फ़ोटो पर मुकदमा लिखाओगे। उन्होंने कहा नहीं सर मुझे तो लेना ही लेना है। फिर उनकी माँ निकल करके आ गई, सर मुझे लेना ही लेना है। फ़ोटो ले गए, और उसके बावजूद भी मैं मेडल सेरेमनी नहीं किया। लेकिन ये कहते हैं कि मुझे खेल को बचाना है, तो खेल को बचाना है तो नेशनल को बंद कर देना है, ओपन नेशनल को बंद कर देना है। ये खेल को बचा नहीं रहे हैं, और ये आने वाले समय में पता चलेगा कि इस 4 महीने के अंदर इन्होंने खेल का कितना बड़ा नुकसान कर दिया है। जी, इंटरनेशनल लेवल के खिलाड़ी नेशनल में भाग लेना नहीं चाहते थे, आप चाहते थे कि जो उत्तर प्रदेश के खिलाड़ी हैं, दूसरे राज्यों के खिलाड़ी हैं, वो भी भाग लें ताकि एक्चुअल जो खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं वो आगे निकल सके। क्या एक ये भी बड़ा कारण है जिसकी वजह से वो लोग जो धरने में बैठे हुए हैं आपके खिलाफ बैठे हुए हैं? देखिए, एक समय ऐसा था कि टीम कहीं की हो, खिलाड़ी हरियाणा के रहते थे, मैंने उस पर प्रतिबंध लगाया। लेकिन मैंने प्रतिबंध लगाया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा। अब यहाँ पर यह सवाल उठा, जब ये मैंने प्रतिबंध लगा दिया कि हरियाणा का खिलाड़ी अपने ही राज्य से खेलेगा, तो हरियाणा में गेम बहुत ऊपर है। हरियाणा में 10वें नंबर का जो बच्चा होगा, 12वें नंबर का बच्चा होगा, वो भी कई राज्य ऐसे हैं उनसे अच्छा है। तो अगर हरियाणा को टोटल हम ब्रेक कर देंगे कि एक खिलाड़ी हिमाचल से ही खेलेगा, एक आसाम से खेलेगा, एक ही हरियाणा से खेलेगा, तो इससे हरियाणा का यानी कि खेल का बहुत बड़ा नुकसान होगा। उसकी मैंने एक व्यवस्था दी, उसकी व्यवस्था दी कि एक नेशनल होगा जिसमें अपने अपने राज्य से एक खिलाड़ी खेलेगा जो अपने राज्य का
गोल्ड हो जिसके पास होगा एक खेलेगा, लेकिन खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल की व्यवस्था की कि नेशनल होने के साथ ही हम एक ओपन नेशनल कराएंगे जिसमें कहीं किसी भी प्रांत का कोई खिलाड़ी भाग ले सकता है। और उस पर मैं आपको जानकारी देना चाहता हूं कि अब तक जितने भी ओपन नेशनल हमने कराए हैं उसमें 61% से लेकर के 63% मेडल केवल हरियाणा को गए। ये इसलिए किया गया कि जिससे खेल का नुकसान ना हो। अगर हम एक ही खिलाड़ी खिलाएंगे और हरियाणा का खिलाड़ी, अब हरियाणा का खिलाड़ी भी जब अन्य राज्यों से खेलता था तो पैसा दे करके खेलता था, चोरी से खेलता था, गलत सर्टिफिकेट बना करके खेलता था, रहता था हरियाणा का, कहता था मैं झारखंड का हूँ, मैं उत्तराखंड का हूँ। वो सब व्यवस्था मैंने समाप्त किया और खेल का नुकसान ना हो इसलिए मैंने एक ओपन नेशनल जिसमें कोई भी लड़ सकता है उसकी व्यवस्था दी, जिससे हमारा खेल कायम है। अब सवाल ये उठता है कि एक पहले हमारे देश में ओलंपिक के लिए यदा कदा कोई जो है मतलब क्या कहते हैं कोटा लेकर के आता था, तो उस समय हमारे यहाँ नियम था कि जो खिलाड़ी अपना कोटा लेकर के आएगा वही खेलने के लिए जाएगा। आपको याद होगा कि नरसिंह यादव वर्ल्ड चैंपियनशिप में के माध्यम से ओलंपिक में क्वालिफाई किए थे और सुशील कुमार जो डबल 2 मेडल जिनको लगातार थे उन्होंने मांग की थी कि इनका ट्रायल कराया जाए, लेकिन उस समय हमारा जो नियम था कि जो क्वालिफाई करके आया है वही जाएगा। तो इसलिए नाते एक बहुत बड़ा विवाद हुआ और अंतोगत्वा सुशील कुमार और नरसिंह यादव का ट्रायल नहीं हो पाया। इस बार के ओलंपिक में मैंने महसूस किया कि इस व्यवस्था में परिवर्तन की जरूरत है, क्योंकि कई देश में ये व्यवस्था चल रही है। क्योंकि मान लीजिए कोई रेसलर है जिसने क्वालिफाई किया और वो उसको हल्की फुल्की चोट आ गई या उसकी थोड़ी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमारी तबीयत खराब है, तब भी वो नहीं बताता है कि हमको चोट है, क्योंकि मेडल नहीं आएगा तो ओलंपियन रह जाएंगे। और कई देशों का अध्ययन करने के बाद और इन खिलाड़ियों से भी बात करने के बाद और कोचों से बात करने के बाद एक कमेटी बनाई गई और उस कमेटी ने ये फैसला किया कि अब ओलंपिक में कोई भी अगर क्वालिफाई करके आता है तो हम सीधे उसको, क्योंकि वो कोटा खिलाड़ी का नहीं होता है, कोटा देश का होता है, वो कोटा देश के नाम होता है कि भारत का कोटा है। तो हमने एक व्यवस्था दी, हमने क्या मतलब सारी कमेटी ने मिलकर के एक व्यवस्था दी कि इनको ट्रायल देना पड़ेगा। अब ट्रायल कैसे होगा? तो ट्रायल ये होगा कि पहले जो कैंप के खिलाड़ी हैं उनका आपस में ट्रायल होगा और जो उस समय फर्स्ट आएगा 4-6 दिन के बाद हफ्ता व्यवस्था दी जाएगी, 1 हफ्ता के बाद जो देश में फर्स्ट आता है और जो क्वालिफाई करके आया उसके बीच में इनका एक मुकाबला होगा। अगर जो क्वालिफाई करके आए हैं अगर ये उस बच्चे को हरा देते हैं तो इनका कोटा कंफर्म हो जाएगा। बाई चांस ये कुश्ती हार जाते हैं तो चूंकि ये क्वालिफाई करके आए हैं तो 15-20 दिन के बाद इनको एक मौका और मिलेगा उस बच्चे को हराने को। अगर कोई नया बच्चा आता है तो पहले उसको देश के बच्चों को हराना होगा, फिर इनको 2 बार हराना होगा। अगर 2 बार इनको हरा लेगा तो उसको हो जाएगा। इसका भी इन लोगों को विरोध है और मेरा मानना है कि ये पॉलिसी हम सही लेकर के आए, दुनिया के कई देशों का अध्ययन करके लाए। एक समय था जब भारत को यदा कदा कोटा मिलता था, आज इन खिलाड़ियों का भी मेहनत है, उनके गार्जियन का मेहनत है, उनका कोच का मेहनत है, लेकिन थोड़ा सा मेहनत फेडरेशन का भी है, थोड़ी सी मेहनत फेडरेशन का भी है कि आज दुनिया के जो टॉप 5 टीमें हैं उसमें से लड़कियों की टीम भारत की एक है। अभी डाउन हुई है, थोड़ा 3-4 महीने का असर पड़ा है, मतलब जहां हमको कोई संज्ञान में नहीं लेता था वहां हम टॉप 5 में पहुंचे और कई टूर्नामेंटों में, वर्ल्ड के टूर्नामेंटों में भारत की चैंपियनशिप बनी है, 2-3 स्थान पर है। तो उस पॉलिसी को लेकर के भी उनको दिक्कत है। इनका कहना है कि मैं ओलंपियन हूँ तो मैं सबके साथ ट्रायल नहीं करूंगा, सबको लड़ा दो और सबको थका दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती उससे करा दो, बाद में उसी दिन मेरी एक कुश्ती इनसे करा दो जिससे मैं जीत करके चला जाऊं। मैंने कहा नहीं, अब आपको
कैंप में रहना है तो नेशनल लड़ना पड़ेगा, अगर नेशनल नहीं लड़ पाए तो ओपन नेशनल लड़ना पड़ेगा, ओपन नेशनल नहीं लड़ पाए तो आप मेडिकल दिखाइए कि आप क्यों नहीं लड़ पाएंगे, नहीं तो आपको कैंप में नहीं रखा जाएगा। और जब भी ट्रायल होगा तो आपको बाकी बच्चे जैसे कुश्ती करते हैं वैसे आपको जीत करके जाना पड़ेगा, आपको कोई अलग से वरीयता नहीं दी जाएगी। इस बात से लोग नाराज हैं। नेताजी वो बिजनेसमैन कौन है जो आप उद्योगपति का जिक्र कई बार हो रहा है सांसद जी। चंचल जी हैं, चंचल जी बोल रहे हैं। सर आपको आप दबाव में महसूस कर रहे हैं जिस तरीके का आरोप कर रहे हैं? नहीं, मैं बिल्कुल दबाव में नहीं। क्या आपको लग रहा है मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रही है? क्या मेरे चेहरे पर कोई शिकन दिखाई पड़ रही है? मुझे उच्च न्यायालय पर और जांच एजेंसी पर पूरा भरोसा है, और मुझे लोगों को नहीं पता है लेकिन मुझे पता है, अपने बारे में मुझे पता है, अपने बारे में मुझे पता है, और पूरे देश को पता चलेगा, ये गारंटी देता हूँ। मुझे अपने बारे में पता है और पूरे देश को जब जांच की रिपोर्ट आएगी पता चलेगा कि सच्चाई क्या है। ये राजनीतिक लड़ाई है, इसमें षड्यंत्र है, कई उद्योगपति शामिल हो गए, एक नहीं कई उद्योगपति शामिल हैं। ये आपको पीड़ा तो रही है ना, तभी आपने वो सांसद जी, जैसा कि आपने कहा कि खिलाड़ियों को पहले फेडरेशन पर विश्वास नहीं था, फिर एक कमेटी बैठी, उसमें अभी जांच चाह रही है, उसमें कुछ क्लीन चिट मिलने की बात वो कह रहे हैं, इसमें उनको भरोसा नहीं है। अब सुप्रीम कोर्ट गए हैं, दिल्ली पुलिस है, तो क्या इनको आगे दिल्ली पुलिस और सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा नहीं, रहेगा? दिल्ली पुलिस पर तो कह दिया इन्होंने कि दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। इन्होंने तो कह दिया कि दिल्ली पुलिस पर मुझे भरोसा नहीं है। इनके बयान आने शुरू हो गए कि दिल्ली पुलिस पर इनको भरोसा नहीं है। और मैं पूछना चाहता हूं, जब आपकी हर डिमांड पूरी हो रही है, डिमांड पर डिमांड आपकी पूरी हो रही है, तो किस बात के लिए किस बात पर जंतर मंतर पर बैठे हैं? कुल मिला के वो हरियाणा पुलिस पर वैसे भरोसा करेंगे क्या? उनको पुलिस पर भरोसा नहीं है। सांसद जी, जांच रिपोर्ट आ ही नहीं पाई थी, उसके बगैर वो लोग धरने पे आ गए। लेकिन उनके पास जांच रिपोर्ट थी, क्योंकि उनका नुमाइंदा, उनके द्वारा उनका नुमाइंदा उस जांच कमेटी में था, जो डे बाई डे रिपोर्ट देता था, डे बाई डे रिपोर्ट देता था। तो इसका मतलब जांच कमेटी की रिपोर्ट लीक है और उनके पास जानकारी है कि उनके हक में नहीं है शायद। वो तो खुद कह रहे हैं, और उसी जांच की रिपोर्ट को ही तो उन्होंने चैलेंज किया है। इस बार जो मामला गया है सुप्रीम कोर्ट में, उसमें मेरे ऊपर आरोप कम है, जांच कमेटी के ऊपर आरोप ज्यादा है। खिलाड़ियों का कहना है कि जांच कमेटी को हमने बयान दिया और हमारा बयान ही मेंशन नहीं किया गया। अब इस पर मैं क्या बोलूं? उस पर तो जो उनका नुमाइंदा था वो बता सकता है, जो उनका नुमाइंदा था उस कमेटी के अंदर बता सकता है। कमेटी के अंदर तो मैं हम थे नहीं। नेता इन परिस्थितियों में कविता आपकी जो वायरल हुई है उसका क्या कहना है कविता जो आपकी वायरल मेरी कविता, जो उसमें कोई गलत चीज नहीं है। मेरी कविता जो थी, उसमें कविता यही थी कि जिस दिन जीवन के हान लाभ पर उतरूंगा, मतलब जिस दिन मैं अपने जीवन के हान लाभ क्या खोया पाया समीक्षा करूंगा, और जिस दिन संघर्षों में जाली लग जाएगी, जिस दिन मुझको लगेगा कि अब मेरे संघर्ष करने की क्षमता समाप्त हो गई है, जिस दिन जीवन की लाचारी मुझ पर तरस दिखाएगी, जिस दिन मैं लाचार बन जाऊंगा, बेबस बन जाऊंगा, बेचारा बन जाऊंगा, तो मैं चाहूंगा कि ऐसी जिंदगी मैं न जीऊं। तो ये इस वक्त कहने की क्या आवश्यकता? हमारा मन, हम कविता पर भी रोक देंगे यार। हमारा मन, फेडरेशन से संपर्क इस बीच आपसे हो पाया क्या? ऐसा कोई इशू नहीं आया कि सरकार से, कोई ऐसा इशू नहीं आया कि सरकार से संपर्क किया जाए। बबीता फोगाट ने कहा है कि जो बयान लिया गया उसमें जबरदस्ती मेरे सिग्नेचर कराए गए हैं। एक पदाधिकारी ने मुझसे रिपोर्ट छीन ली है, मीडिया में बयान दिया उन्होंने। खेल मंत्री का बयान आ चुका है, इस पर मुझे कुछ कहना नहीं है। और बबीता फोगाट कौन है आप जानते हैं। आप कुश्ती संघ के अध्यक्ष 12 साल रहे, आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ ने तमाम देश विदेश में मेडल जीते, लेकिन आपने जब पतंजलि के उत्पादों का विरोध करना शुरू किया, उसी समय आप पर आरोप प्रत्यारोप इस तरह के लगने भाई देखिए, मेरा पतंजलि से कोई व्यक्तिगत नहीं है। मैं देखो, मेरा आप देखिए एक बातचीत के क्रम में निकला था। अब आज आप देखिए, नकली खाद्य पदार्थों से भरा पड़ा है, बाजार पटी पड़ी है, और उसमें श्रीमान जी का नाम आता है, तो मैं क्या करूं?
मैं आप पर आरोप भी तभी लगना शुरू हुआ क्योंकि जब तक 12 साल आपके नेतृत्व में कुश्ती संघ में मेडल जीते तब आपका नाम इतना हाईलाइट नहीं हुआ था, लेकिन जब आपने पतंजलि के उत्पादों का विरोध करना शुरू किया तभी आप पर ऐसे आरोप प्रत्यारोप क्यों हुए? 50,000 करोड़ के आदमी हैं, जिंदा रहने दो यार। अभी तो आरोप लगा रहे हैं, पता नहीं कल को क्या करवा दें। सांसद जी परिवारों ने वहाँ पर एक आपके आपराधिक रिकॉर्ड की वहाँ पर एक सूची लगा रखी है, उनका कहना है कि उनको कितने मुकदमे करें। अभिनय करें जब तक आप पद पर रहेंगे तो जांच संभव नहीं, आप दफा। देखिए, उस सूची से आप अवगत हैं। मैं जेपी आंदोलन में कई बार जेल गया हूँ। जब इंदिरा जी ने इस देश पर इमरजेंसी लगाई थी तब मैं गया हूँ। आपको पता होगा जहाँ आप बैठे हैं इस समय, मेरा बगल में घर है जो आज का मंदिर है, उस समय का घर होता है। मेरे गांव वाले मौजूद हैं, जाकर के पूछ लीजिए। मेरा ही घर गिराया गया था और मैं अपने ही घर के गिराने में मुलजिम बना था, वो भी मुकदमा है। उसमें 395 भी है, 397 भी है, 307 भी है। मैं देश का पहला आदमी हूँ। अपना ही घर गिराया गया और अपना खुद मुलजिम बने, और हम मुलजिम बने थे, पिताजी मुलजिम बने थे, चाचा मुलजिम बने थे, पूरा परिवार जेल गया था। और आज आपसे जरूर कहना चाहेंगे कि जरा उस जगह को जाकर के देख लीजिए और गांव वाले से पूछ लीजिए, पहला मुकदमा वही है। फिर जेपी आंदोलन, फिर राम जन्मभूमि आंदोलन, फिर जो है स्कूल कॉलेज के अंदर कुछ मुकदमे लगे। तो लेकिन एक भी मुकदमे में मुझे 1 घंटे की सजा नहीं हुई।